मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आई एम सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। मेरी वीडियोस काफ़ी दिनों बाद आ रही है। मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अपने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट बीच में थोड़ा बिज़ी हो गया था गाइस। वो एक्चुअली मेरे भैया की शादी थी, तो मैं उस शादी में बिज़ी हो गया था। सो इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया, 15 से 20 दिन का गैप आ गया। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली वीडियोज़, अब आने वाली जितनी भी सारी वीडियो होंगी वो टाइम पर होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एंशिएंट हिस्ट्री का पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन उसे जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है। हिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका मीनिंग इंक्वायरी। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। दिस टर्म हिस्टोरिया terms that relates to past events as well as the discovery, collection, organization, presentation and interpretation of information about these events। इतिहास ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ जांच है। दूसरे शब्दों में इतिहास अतीत का अध्ययन है। यह शब्द हिस्टोरिया शब्द जो पिछली घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं के बारे में जानकारी की खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और व्याख्या से संबंधित है। हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, जो 480 से 420 बीसी तक रहे। बात करते हैं हिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है हिस्ट्री। तो इसका मैं हिंदी वर्जन आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं खुद ही। आपको पीडीएफ दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बट अभी यूट्यूब में कई प्रकार के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सो मैं हिंदी में समझाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, इसीलिए। चलिए प्री हिस्ट्री को समझते हैं। पूर्व इतिहास। लेखन के आविष्कार से पहले हमेशा कुछ इतिहास होता है, जिसे पूर्व इतिहास कहा जाता है। इससे 5 भाग होते हैं, ठीक है। पहला पुरा पाषाण काल, जिसे पुराना पाषाण युग कहा जाता है। दूसरा है मेसोलिथिक काल, जिसे स्वर्गीय पाषाण युग कहा जाता है। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसे नया पाषाण युग कहा जाता है। पुराना पाषाण युग 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक था। स्वर्गीय पाषाण युग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक था। नव पाषाण युग 8,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक था। अभी 2 और हैं। चालकोलिथिक काल, चालकोलिथिक काल जिसे पाषाण तांबा युग कहते हैं, जो 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक था। फिर आता है लौह युग, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। ये पाषाण तांबा युग का था, जिसमें हम तांबे का यूज़ करना भी जानने लग गए थे। फिर उसके बाद जो लौह युग आता है, इसमें हम लोह धातु का यूज़ करना भी समझ गए थे। आगे आते हैं। हालांकि इन युगों की समय सीमाएं कोई निश्चित नहीं थी, ये एक तरह से एक अनुमान पर आधारित है। इतिहास के बारे में जानते हैं। लेखन के आविष्कार के बाद का अतीत का अध्ययन और लिखित अभिलेखों और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर साक्षर समाजों अध्ययन इतिहास का गठन कहलाता है। जो हमारी हिस्ट्री है गाइस, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो एक लिखित विवरण में हमें मिलती है, तभी हमें उसके बारे में पता चल पाता है। लेकिन इतिहास इससे भी पुराना था, जिसका कई लिखित वर्णन नहीं मिले थे, जो अनुमान पर आधारित था। तो जैसे हम प्री हिस्ट्री में पहले ही समझ चुके हैं, हिस्ट्री में हमें वो चीज़ें मिलती है जिनका हमारे पास लिखित प्रमाण है, लिखित प्रूफ है, जो कि रिटन फॉर्म में है। और जो रिटन फॉर्म में है भी बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो प्री हिस्ट्री में आ चुका प्री हिस्ट्री में ही इंक्लूड किया जाता है उसे, क्योंकि उसका लिखित में अभिलेख तो मिले, शिलालेख तो हमें मिले, बट वो पढ़े नहीं जा सके, है ना। और कई मूर्तियाँ मिली हैं जिनके अनुमान पर हमें पता चलता है कि पहले किस तरह से चीज़ें काम करती थी।
लिटरेसी सोर्स के बारे में, सॉरी, नॉन लिटरेसी सोर्स के बारे में अभी जान लेते हैं इसके बारे में। नॉन लिटरेसी सोर्स जो हमें मिलते हैं वो हैं हमारे कॉइन्स, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल और इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। नॉन लिटरेसी सोर्स कुछ इस प्रकार से जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, लिखित तो मिले बट पढ़े नहीं जा सकते थे। कुछ साइंस, कुछ शिलालेख में बने हुए चित्रकला और कुछ भाषाएं, कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो पढ़े नहीं जा सकते थे। और कुछ सिक्के मिले जिनमें कई तरह की आकृति कलाएं बनी हुई थी, है ना। पुरातात्विक सामग्री मिलती है, जैसे मटके मिलते हैं, कब्रें मिलती हैं और गहने ज़ेवरात मिलते हैं। पहले के लोग किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, क्या पहनते थे, खाने के लिए क्या यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसी के अनुमान पर हम पता लगाते हैं कि लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। लिटरेसी सोर्स से हमें मिलते हैं, लिटरेसी सोर्स से हमें मिलते हैं पहले, सबसे पहले मिलते हैं हमें वेद, जो कि सामाजिक, आर्थिक और पंथात्मक स्थिति के बारे में एक व्यापक व्याख्या देते हैं। वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। वैदिक काल में हम इसे जान चुके हैं पहले ही। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। और उपनिषद मिलते हैं, महाभारत और रामायण के एपिक्स मिलते हैं, महाकाव्य, और सूत्र मिलते हैं बहुत सारे, सूत्राज, और बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म के धर्म ग्रंथ हमें मिलते हैं। इनसे, इन लिटरेसी सोर्स से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है ना। आगे आ जाते हैं। तो हमारी हिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं हम, नाम आता है स्टोन एज का, यानी पाषाण युग। अब पाषाण युग भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पुराना पाषाण युग है, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा है नव पाषाण युग। पुराना पाषाण युग जो कि 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। इसमें भी एक पाषाण युग और आता है जिसे लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, जो कि 1 लाख ईसा पूर्व तक था। आज से 1 लाख ईसा पूर्व पहले था। इसमें इंसान का जीवन एक शिकार पर डिपेंडेंट था। इंसान जो मनुष्य था वो हंटिंग करता था, हंटिंग पर पूरा डिपेंडेंट था इनका जीवन। और इनका निवास स्थान जो होता था वो गुफाएं, रॉक शेल्टर होती थी, रॉक शेल्टर होती थी। ये हथियारों के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और मोस्टली ये पत्थरों से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ, पहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। किचन के सामान इनके सारे सब कुछ पत्थर के ही होते थे। पहला इस्तेमाल ही इन्होंने पत्थर का किया था, उसी से इन्होंने काफ़ी सारे हथियार और काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाई। और अगर इनके बारे में देखना है अगर, तो ये महाराष्ट्र में भारत के सबसे पुराने स्थलों में गिना जाता है बोरी। आपको वहाँ ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं देखने के लिए, किस तरह का म्यूज़ियम होगा। दूसरा है मध्य पाषाण युग, जो कि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें इंसान ने आग के बारे में जाना, लेकिन उसका उपयोग करना उसे नहीं आता था। आग से इंसान डर कर भागता था, कई प्रकार के बाधाओं का सामना करता था, है ना। उपकरणों में कई सारे अपग्रेड हुए, जिनके हथियार थे उनमें उसमें कई सारे अपग्रेड किए। जैसे कि पहले के जो उनके हथियार होते थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे और काफ़ी भारी भरकम भी होते थे, है ना। इनकी जो लोकेशन है गाइस वो है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, राजस्थान में लूनी घाटी, और सोन और नर्मदा नदियाँ भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऊपरी पाषाण युग, ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। जिसमें होमो सेपियंस का उद्भव हुआ। इन्होंने अपने रहन सहन को और अपग्रेड किया। इन्होंने हड्डियों को बेहतर हथियार के रूप में इस्तेमाल
करना स्टार्ट किया। अब तक ये पत्थरों के इस्तेमाल से अपनी सारी चीज़ों को बनाते थे, जैसे कि पहिए। हाँ, हालांकि पहिए ज़रूर पहिए ज़रूर पत्थरों के ही बनते थे, और लकड़ी के पहिए का आविष्कार करना इन्होंने स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। लेकिन हथियार बनाने का एक मेन कारण ये भी था कि ये पत्थरों के हथियार से कई ज़्यादा हल्के थे, और कई ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे, और कई ज़्यादा क्वालिटी के थे, जैसे कि कई ज़्यादा धारदार थे, है ना, और ज़्यादा लंबा चलते थे और हल्के भी होते थे। इससे उन्हें ज़्यादा सहूलियत होने लगी, तो उन्होंने अपने चीज़ों को, रहन सहन को काफ़ी अपग्रेड किया। इन्होंने अब पत्थर की जगह हड्डियों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हथियार के रूप में। बात करते हैं मेसोलिथिक युग, जो मध्य पाषाण युग का है, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक ये रहा। इसमें प्रमुख जलवायु परिवर्तन हुए, जो कि होमो सेपियंस की स्थिति में बड़े बदलाव का कारण बना। वर्षा में वृद्धि होने से वनस्पतियों और जीवों की उपलब्धता बढ़ गई। यानी कि पहले के समय पानी की बरसात ज़्यादा होती थी, जिससे खेत खलिहान, जंगल बहुत ज़्यादा धरती पे होने लग गया, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ हरियालियाँ ज़्यादातर होने लगी। इंसान ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। इंसान का सबसे पहला पालतू कुत्ता था। उसके बाद भेड़ और बकरियां। मानव जीवन का बहुत खानाबदोश हुआ, बहुत परिवर्तन हुए। मेसोलिथिक पुरुषों ने जानवरों की त्वचा से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ये जो जानवरों की खाल थी, उससे बने हुए ये कपड़े इस्तेमाल किया करते थे, कपड़े पहनते थे। और इस समय के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने मरने वाले के जो मृतक थे उनके साथ उनकी फेवरेट चीज़ें, खाद्य पदार्थ और उनके चहेती चीज़ों को उनके साथ उनके ताबूत में दफनाना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों को लगता था कि मरने के बाद कोई पुनर्जन्म होता है। इस तरह की चीज़ों पे ये विश्वास रखते थे। अभी आगे हम लोग जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि लोग क्या क्या चीज़ें दफनाया करते थे, कैसे इनका रिवाज चलता था, क्या रिचुअल परफॉर्म करते थे ये लोग। इनकी प्रमुख साइटें हैं, प्रमुख स्थल गुजरात, उत्तर प्रदेश क्षेत्र, नर्मदा विंध्य क्षेत्र में, ब्रह्मगिरी, मैसूर, कर्नाटका में। ये सारे स्थल हैं इनके। आगे बात करते हैं। बात करते हैं न्यू स्टोन एज की, जो कि 8000 BC से लेकर 4000 BC तक रहा। नव पाषाण युग, नया पाषाण युग जैसे कहा जाता है। इंसान खानाबदोश से व्यवस्थित जीवन के लिए शिफ्ट हो गया, बस गया। अब इंसान का पहले कोई ठिकाना नहीं रहता था, वो कहाँ सोता था, कहाँ उठता था, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। बेसिकली कोई रहन सहन नहीं रहता था, रहन सहन से कोई प्रॉपर वे नहीं था उनके लिविंग का। लेकिन अब न्यू स्टोन एज में वो एक प्रॉपर वे ऑफ लिविंग का रूल फॉलो करने लग जाता है। वो लोग व्यवस्थित एक तरह का गुफा में रहने लग जाते हैं, एक परिवार के साथ रहने लग जाते हैं, है ना। दर बदर ना भटक करके वो एक ही स्थान पर रहकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, जो कि हंटिंग पर बेस्ड होती थी, या फिर कुछ लोग फलों पर भी अपना जो खाने पीने का जीवन था वो व्यतीत करते हैं, जो उन पर डिपेंडेंट थे। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई हंटिंग पर ही बेस्ड हो, हंटिंग पर ही डिपेंड हो। कई लोग नॉनवेज होते थे, कई लोग वेजिटेरियन भी होते थे। अब जो नॉनवेज होते थे वो हंटिंग करते थे,
और जो वेजिटेरियन थे वो फल सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। अब न्यू स्टोन एज में जो पहिए की जो खोज हुई वो न्यू स्टोन एज में ही हुई थी। इंसान ने आग का उपयोग करना भी सीख लिया था। इसमें आग लगाना उसे पता था कि 2 पत्थरों को घिसकर आग जलाई जाती है, ये सब उन्हें पता था। इससे काफ़ी न्यू स्टोन एज में हमें काफ़ी अपग्रेड देखने को मिलता है। इंसान काफ़ी कुछ सीख गया था, समझ गया था, बहुत कुछ जानने लगा था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। फाइनली हम आते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसमें हम जानेंगे एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ये हमारे नॉर्दर्न रीजन से जम्मू एंड कश्मीर से चेनाब रिवर के पास चिनाब रिवर के पास व्यवस्थित है। इसके बाद सदर्न पॉइंट से दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास है। उसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वेस्टर्न मोस्ट में दास्त रिवर के पास। इसके बाद ईस्टर्न पॉइंट में आलमगीरपुर मेरठ, जो कि आज का उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आलमगीरपुर, जिसे आज हम मेरठ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर है इसकी ईस्टर्न पॉइंट, जो कि हिंडन रिवर के पास है। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय जान लेते हैं। सभ्यता को पहली बार सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के तहत एक उत्खनन अभियान के दौरान 1921 से 22 में हड़प्पा में जे फ्लीट द्वारा खोजा गया। मतलब कि सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के तहत कहा जाता है एक उत्खनन अभियान के दौरान 1921 से 22 में हड़प्पा में जे फ्लीट द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया। सिंधु घाटी के शहर परिष्कार और उन्नति का एक स्तर दिखाते हैं जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं देखा गया। और इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजा आकार में था। इसको अगर आप कहीं देखेंगे मैप में तो आपको त्रिभुजा आकार में फैली हुई दिखेगी, यानी ट्रायंगुलर शेप में। और इस सभ्यता के लोग काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड थे। एक अच्छा खासा रहन सहन था इन लोगों का, काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली भी थे। उस समय के शहर यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, राखीगढ़ी जैसे शहरों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पहले के समय पर लोग इतना ज़्यादा एडवांस लेवल के थे। पहले के समय के लोग भी मतलब हर तरह की चीज़ें जानते थे, कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियाँ इन द सेंस कि बैलगाड़ी वगैरह पहले के समय पे चलती थी। लोग उस समय के हिसाब से काफ़ी एडवांस ज़िंदगी जी रहे थे। जैसे कि अभी के समय पे हम लोग काफ़ी एडवांस ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये उस समय के हिसाब से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस ज़िंदगी जीते थे। जैसे कि घरों के बगल से नालियाँ निकली हुई थी जिसमें से पानी का कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है वो सब उन्हें पता था। खेती किसानी में काफ़ी अव्वल दर्जे के लोग थे वो। हंटिंग से धीरे धीरे इंसान खेती किसानी पे भी शिफ्ट होता गया। ज़रूरी नहीं था कि हर तरह के लोग हंटिंग ही करते थे, और हंटिंग में इंसान अब थोड़ा कम हो गया। अब खेती किसानी होने लगी। इनकी पहली फसल जो थी वो गेहूँ और जौ थी। इन्होंने उसका उसे उगाना सीखा, उसका खाना पीना सीखा, है ना। और इन्होंने गाय भैंस जैसे जानवरों को भी अपना पालतू बनाना शुरू कर दिया। अधिकांश शहरों में समान पैटर्न देखे जाते थे, एक तरह के ही भाग देखे जाते थे, जिसमें दो भाग थे, एक गढ़ और निचला शहर।
अनाज भंडार हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। जली हुई ईंटों से बने 2 मंजिला घर, बंद जल निकासी लाइनें जिन्हें अभी बताया मैंने, नालियाँ जो बनी रहती थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उत्कृष्ट तूफान का पानी और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, माप के लिए वजन, खिलौने, बर्तन आदि भी थी। मिट्टी के खिलौने भी पाए गए हैं कई। एक नृत्य करती हुई एक लड़के की मूर्ति भी पाई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भी कई तरह के नृत्य जानते थे, डांस जानते थे करना, है ना। और हमें जो जो चीज़ें पाई गई हैं, अब आज के समय पे देखा जाए तो हमें बाज़ार में कितने सारे खिलौने मिल जाते हैं, कितने सारे एंटीक्स मिल जाते हैं, जो कि बताते हैं कि वो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो हमें उसकी कॉपी मिल रही है। फिर ठीक उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें जो मूर्तियाँ मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं मिट्टी के, वो सब बताते हैं इस चीज़ को कि पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, इस तरह का जीवन उन लोगों का था, तो ये लोग इस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, वो सब बताते हैं, है ना। तो इन्हीं के बेसिस पर यह अनुमान लगाया जाता था कि उन लोगों का रहन सहन कैसा होता था। लोगों में काफ़ी अपग्रेड देखा गया, तो लोग व्यवसाय करना भी जानने लगे थे, और कृषि में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपास की खेती का। लोग कपास की खेती करते थे, उसका व्यवसाय करते थे, और कुत्ते, भेड़, बकरी और सूअर जैसी चीज़ें जानवर पालतू थे। इनकी फसल मैंने बता चुका, गेहूँ, जौ, कपास, रागी, खजूर और मटर थी। सुमेरियों के साथ व्यापार किया गया। धातु उत्पादों का उत्पादन किया गया, जिसमें तांबा, कांस्य, टिन और शीशा शामिल थे। सोना चांदी भी जाना जाता था। लोहा उन्हें मालूम नहीं था। हाँ, इस समय के लोगों को हर चीज़ का ज्ञान तो था, बस सिर्फ लोहे के बारे में इन्हें नहीं पता था। सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक इन्हें लोहे के बारे में पता नहीं चला था, लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और हाँ, एक और चीज़ ज़रूरी इससे सामने आती है कि ये सब चीज़ें इतनी पुरानी हैं, ये कैसे पता चलता है? ये रेडियो कार्बन की मदद से पता चलता है। रेडियो कार्बन एक ऐसा मतलब पदार्थ होता है जो कि जिस वस्तु में जितना ही कम पाया जाता है, वो चीज़ उतनी ही पुरानी होती है, ऐसा माना जाता है। हमारे विशेषज्ञों का ऐसा कहना। मंदिर या महलों जैसी कोई संरचना नहीं मिली थी। मैंने बताया ना, लोग पूजा करने पे बिलीफ रखते थे, यानी ना कि भगवान को खुश करने में, कि मतलब उनकी जो श्रद्धा होती थी भगवान को लेकर के, वो एक अलग ही लेवल पे होती थी। आज का इंसान कॉम्पिटिटिव हो जाता है। आज का इंसान ज़्यादा दिखावा करने लग जाता है। भाई तुम 10 लीटर दूध चढ़ाओगे तो हम 20 लीटर दूध चढ़ाएंगे, तुम 1 दर्जन फूल चढ़ाओगे तो हम 10 टोकने फूल चढ़ाएंगे, ऐसे इंसान करने लग जाता है ना। लेकिन उस समय के लोग, और हाँ, उस समय पे लोग मतलब मंदिर नहीं होते थे, तो वो घर पे ही और प्राकृतिक चीज़ों की वो पूजा करते थे, नेचुरल चीज़ों की, जो नेचुरल सोर्स होते थे उनकी पूजा की जाती है, जैसे कि धरती, पृथ्वी जिसे कहते हैं, आकाश में बारिश, सूरज, चंद्रमा, इन सब चीज़ों की पूजा होती थी। शिवलिंग की पूजा, हाँ, शिव जी का हमारे पहले बहुत उससे पहले कहा जाता है कि उससे पहले उनका जो अस्तित्व था। हमें शिव जी की मूर्ति मिलती है, उनके सामने गैंडे और नंदी जैसे जो शिव जी की सवारी है वो मिलती है, और एक सींग वाला गैंडा और बाज, चील, ये सब चीज़ों की उन्हें मूर्ति मिलती है ना। लोगों ने स्त्री पुरुष देवताओं की पूजा अर्चना की। एक सील जिसे पशुपति सील नाम दिया गया, उसकी खुदाई की गई, और यह 3 आँखों वाली आकृति की छवि दिखाती है। मार्शल इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। वजन चूना पत्थर और आम तौर पर घनाकार आकार से बना था, 16 के गुणक में।
सिंधु घाटी लिपि को अभी तक समझा नहीं गया। मैंने पहले ही बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो शिलालेख थे, जो लिपियाँ थीं, उन्हें समझा नहीं गया। केवल अनुमान के आधार पर उनके बारे में बताया गया है कि लोग पहले किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि ये बात कही जाती है कि काफ़ी एडवांस रहते थे। जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल में मतलब अपने जीवन को व्यतीत करते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स के बारे में जान लेते हैं। पहली साइट है हमारी हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदड़ो, तीसरी है चन्हूदड़ो, चौथी है रोपड़, पाँचवीं है लोथल, छठी है कालीबंगर, सातवीं है धौलावीरा, आठवीं है बनवाली, नौवीं है लरकाना, 10वीं है आलमगीरपुर और 11वीं है राखीगढ़ी। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है हड़प्पा। हड़प्पा को ही बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता था। इसकी लोकेशन है मोंटोगमरी, पंजाब में, रावी नदी के पास, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा से हमें मिलते हैं ग्रेनरीज, कॉफिन ज्वेल्स, इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन। मतलब कि हमें यहाँ से अन्न भंडार, ताबूत, दफन ताबूत हमें मिलते हैं। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता शहर हमें मिलते हैं। पहला शहर जिसकी खुदाई की जाती है और विस्तार से अध्ययन किया जाता है वह हड़प्पा है। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली साइड आ जाती है मोहनजोदड़ो, जिसकी लोकेशन सिंध नदी के पास पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु रिवर के पास है। इसको ढूंढा गया था 1922 में। इसके उत्खनन करता है राखलदास बैनर्जी, इन्होंने ही इसे ढूंढा था। इसे ढूंढने पर हमें मिलता है द ग्रेट बाथ, द बिगेस्ट बाथ घाट। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये द ग्रेट बाथ है, जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे फेमस साइट है ना। यहाँ पर भी हमें अन्न भंडार, द ग्रेट ग्रेनरीज मिलती हैं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है। ये अभी यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है गाइज़, मैं आपको जब PDF शेयर करूँगा तब आपको ये पूरा मिल जाएगा। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। द ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें मिलती है। एक इंसान मिलता है वेल सेट, जिसके जो बियर्ड है वो वेल सेट है। उस समय के लोग भी मतलब पहनावा चीज़ें, मतलब ये हमें बताता है कि लोग उस तरह के पहनावा जानते थे, एक शान व शौकत करना जानते थे, हर तरह से समृद्धशाली थे। ये देखिए बियर्ड मैन। टेराकोटा टॉयस हमें मिलते थे, टेराकोटा के बने हुए टॉयस मिलते थे। जो गेंडे की सील थी वो हमें मिलती है, जिसे हम पशुपति सील के नाम से जानते थे। जो 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप। इसकी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। तो यहाँ के सील्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मेसोपोटामिया से मिलते जुलते थे। हमें कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है विवन क्लॉथ का, ये हिंदी से है गाइस। हाँ, एक बात और, इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल SSC लर्निंग लेन पर, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अगली साइड आ जाती है चन्हूदड़ो, जिसकी लोकेशन सिंध नदी के पास ही पाकिस्तान में है, सिंधु रिवर पे, जिसके उत्खनन 1934 में हुए थे। इसके उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। यहाँ से हमें मिलते हैं बीड मेकिंग फैक्ट्री, यूज़ ऑफ लिपस्टिक, ब्लैक लाइनर, कोम्ब, इन सब चीज़ों की हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कंघी थी, ये कंघियाँ हैं एक्चुअली। लोग उस समय बाल संवारना, सजना संवरना भी जानते थे। वहाँ की उस समय की औरतें भी सजना संवरता कुछ जानती थीं। और ये 2 प्रकार की कंघियाँ आप देख सकते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा वेल डिज़ाइंड है और एक एकदम नॉर्मल है ना। ये बताते हैं कि उस समय पे भी अमीर गरीब तबका हुआ करता था।
अमीर गरीब मतलब वर्ग के लोग हुआ करते थे। जो अमीर होते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच ब्रांड ऐसी कंघी इस्तेमाल करते थे। जो गरीब होते थे वो इस तरह की सादी कोम्ब यानी कि कंघी इस्तेमाल करते थे। ऐसी डिज़ाइनों में देखकर पता चलता है ना। और पहले और ब्लैक लाइनर भी मिला है। औरतों के मेकअप के भी कई सारे सामान मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, कई सारी चीज़ें। तो लोग साज सज्जा के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। इससे हमें ये पता चलता है। हमारी नेक्स्ट साइट है रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलज रिवर के पास, जो कि 1953 से 1955 में खोजी गई थी। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से हमें पुरुषों के साथ कुत्तों को दफनाया गया एक कब्र मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये इसके साथ यहाँ पर ही कुछ दिख रहा है, ये डेड बॉडी पड़ी है, इसके बगल से ये कुछ जानवर कुत्ते जैसा दिख रहा है ना। तो ये बताता है कि इंसान का अपने पालतू जानवरों से कितना लगाव था। मतलब पहले इंसान ने अपना पहला पालतू जानवर, आपको मैंने बताया कि कुत्ते को ही बनाया था, उसके साथ उसके लगाव को दिखाया गया है। देखकर ही पता चलता है कि इसका कितना लगाव था, इसलिए उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। मतलब मालिक के प्रति अपने कुत्ते का कितना वफादारी है, सब कुछ दिखाया गया है इसमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके साथ उसके खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दफनाई जाती थी। ये देखिए जैसे कि मटके हैं, उसके साथ सज्जा की चीज़ें भी दफनाई दी जाती थी। मतलब वो लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, जब तक नहीं होता तब तक वो जो उसकी फेवरेट चीज़ है उसके साथ दफना दी जाए, ताकि उसे कोई कमी ना हो, वो भटके नहीं। समझ रहे हैं आप बात को। कुछ पैरानॉर्मल टाइप भी लोग मानते थे, इसमें अंधविश्वासी भी थोड़ा होते थे ना। ये देखिए यहाँ पर ये मटके दफनाए गए हैं, कई सारे उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके बर्तन भी दफनाए गए हैं फेवरेट, जो ये पॉट्स वगैरह हैं, है ना, ये घड़े रखे हुए हैं, ये सब दफनाए गए थे। आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट साइट है लोथल, जिसकी लोकेशन हमें अहमदाबाद गुजरात में मिलती है, भोगवा रिवर के पास, जिसका उत्खनन 1955 से लेकर 1962 में हुआ था। इसके उत्खनन करता है एक्सकेवेटर रंगनाथ राव। यहाँ हमें मिलता है बीड मेकिंग फैक्ट्री, डॉकयार्ड, बटन सील, फायर अल्टर्स, पेंटेड जार, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, सेट ऑफ एलिफेंट टीथ। ये यहाँ पर फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मनके बनाने के कारखाने, डॉकयार्ड, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आकर के रुका करते थे, जहाँ से व्यापार हुआ करता था, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ से मिले। बटन सील हमें मिलती है, आग की वेदियाँ मिलती हैं, चित्रित जार मिलते हैं, जो पॉट्स होते हैं ना, जो जिन पे फ्लावर वास जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे, जिस पे हम फूल वगैरह रखते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। वो भी उस कई सारी कलाकृतियों से बनी हुई। चावल की जल्द से जल्द खेती के अवशेष हमें मिलते हैं। हाथी के दांतों का सेट हमें मिलता है, ये देखिए हाथी के दांतों का सेट। और एक मनके बनाने के कारखाने, फैक्ट्री वगैरह उस समय पे भी होते थे। फ़र्क इतना है कि उस समय की फैक्ट्री में पॉल्यूशन नहीं होता था, लेकिन अब की फैक्ट्री में होता है ना। तो लोग इस तरह से अपना व्यापार भी करते थे। बताया जा रहा है इसके कारण, मतलब इसके तरफ से बताया जाता है कि लोग व्यापार करना भी भले प्रकार से जानते थे। उनका एक अच्छे तरह से जीवन यापन चल रहा था ना। हमारी नेक्स्ट साइट है कालीबंगा। कालीबंगा की लोकेशन है श्रीनगर, राजस्थान, घग्गर नदी के पास। इसको 1961 में खोजा गया था। इन्हें ब्रिज बसी लाल और बालकृष्ण थापर ने खोजा था। यहाँ से हमें मिलता है ब्लेड, जली हुई चूड़ियाँ, अग्निवेदियाँ, शिवलिंग और बड़े कलशों वाले छोटे गोलाकार गड्ढे, और मिट्टी के बर्तनों के साथ ऊँट की हड्डियाँ हमें मिलती हैं। तो ये हमें बताते हैं कि लोग रिचुअल परफॉर्म करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रिचुअल परफॉर्म मतलब कि अंधविश्वासी भी थोड़े होते थे कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मतलब कई सारी चीज़ें जानते थे।
इंसान के साथ आपने देखा उसकी फेवरेट चीज़ों को दफनाते थे, ऐसा क्यों ही होता था? वो लोग क्या ही ऐसा सोचते होंगे कि क्यों दफनाते थे इंसानों के साथ उसकी फेवरेट चीज़ें, कि भैया जाओ तुम और हमें परेशान मत करना, ये लो तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें, उनके ताबूत के सामने डालकर दफना देते थे, है ना, ताकि उनकी आत्मा को शांति रहे। तो इस तरह से बताया गया है कालीबंगन की साइट में कि भाई ये रिचुअल परफॉर्म भी करते थे, काफ़ी अंधविश्वासी भी हुआ करते थे। हमारी नेक्स्ट साइट आ जाती है धौलावीरा, जिसकी लोकेशन है कच्छ, गुजरात, जो कि घग्गर नदी के पास है। इसके उत्खनन करता है जेपी जोशी। इसे 1960 में खोजा गया था। यहाँ पर हमको मिलती है बैल और एक नग्न मानव द्वारा संचालित जल संचयन और जलाशयों की संख्या। यहाँ हमें बैल और एक इंसान जो कि नग्न अवस्था में है उसके द्वारा बनाए हुए जलाशयों की संख्या, यानी कि जल का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कहते हैं जो सिस्टम होता है वो हमें यहाँ से मिलता है ना। निर्माण के लिए चट्टानों का उपयोग किया जाता था, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो घर बनाए जाते थे, ये साइटें हमें खुदाई के दौरान मिली, जिसमें चट्टानों को यूज़ किया, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए चट्टानों का यूज़ किया जाता था ये। और ईंटों का देखिए, उस समय पे भी लोग ईंटों के घर बनाना जानते थे। देखिए क्या वेल मेंटेन इन लोगों ने घर बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस टाइप के लोग रहते थे ये लोग। हमारी नेक्स्ट साइट है बनवाली। इसकी लोकेशन है फ़तेहाबाद, हरियाणा। इसके उत्खनन करता है डॉक्टर RS बिस्ट। इसे खोजा गया था 1975 से, पहले 1975, फिर 1983 से 84 में। तो इसके उत्खनन के दौरान हमें मिलता है जौ मिलती है, जुताई का टेराकोटा आंकड़ा मिलता है, टेराकोटा के जो खिलौने बनते थे वो हमें मिलते हैं, गेहूं और जौ से मतलब गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं, जो फूस होती थी गेहूं और जौ की वो हमें मिलते हैं, है ना। इससे पता चलता था लोग खेती किसानी करना अच्छी तरह से जानते थे। लोग के बच्चे मतलब उस समय के जो बच्चे थे वो खेलना जानते थे, खिलौने उस समय पे भी होते थे, है ना। और इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें वास्तविक में मतलब अब जैसे खिलौने बने हैं वैसी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। लोगों का व्यापार जैसी चीज़ें भी परफॉर्म करते थे, है ना। नेक्स्ट साइट है हमारी लरकाना, जिसकी लोकेशन है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब में है आज भी। इसके भी उत्खननकर्ता RD बैनर्जी यानी कि राखल दास बैनर्जी थे। इसे 1922 में खोजा गया था, जो कि सिंधु रिवर के पास है, जहां हमें बार्ली मिलते हैं, जिसे जौ कहा जाता है हिंदी में। और बस यही इतना ही कुछ मिला था यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। और नेक्स्ट साइट है राखी गढ़ी। ये देखिएगा, इस राखी गढ़ी हिसार के हरियाणा में है स्थित, जिसे 1997 से 2000 में खोजा गया था। इसके उत्खनन करता है अमरेंद्र नाथ। और यहाँ हमें मिलता है टेराकोटा के टॉयज़, यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। और खिलौने वो मूर्तियाँ मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन हमें मिलते हैं, जिनमें कई सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये टेराकोटा के टॉयज़ हमें मिलते हैं। टेराकोटा बेसिकली एक धातु होती है, एक तरह की मिट्टी होती है, सॉरी, उसके टॉयज़ हमें मिलते हैं। और ये देखिए, ये केतली जैसा कुछ दिख रहा है, ये बर्तन है मिट्टी के बहुत सारे। नेक्स्ट साइट है हमारी आलमगीरपुर, जिसे हम आज मेरठ के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये किस नदी के पास स्थापित है? हिंडन नदी के पास, जिसे 1958 में खोजा गया था। इसे YD शर्मा ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर हमें मिलता है गर्त पर कपड़े की छाप, मतलब कि यहाँ हमें कपड़ों का एक टुकड़ा मिलता है
जिससे पता चलता है लोग कपड़े कई मतलब कपड़े बनाना भी अब जानते थे, सिलाई बुनाई भी जानते थे ना, मतलब कपड़े का भी व्यापार करना अच्छी तरीके से जानते थे। और अब इन लोगों ने मतलब कि काफ़ी अपग्रेड अपने आप में कर लिया था। अब ये जानवरों की खाल का इस्तेमाल ना कर करके ये कपड़ों का इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए और भी कई सारे उपयोग। इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट आती है सुतकांगी डोर। बलूचिस्तान में इसकी लोकेशन है। इसका ईयर ऑफ एक्सकवेशन है, इसकी खोज 1927 में हुई थी। इसके एक्सकेवेटर हैं, यानी कि इसकी खोज की थी आरएल स्टीन ने। और हमें जो कि ये दास्त नदी के पास बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ से परिपक्व चरण के लिए हड़प्पा और बाबुल के बीज व्यापार बिंदु हमें मिलते हैं। जो खेती के लिए बीज का व्यापार ये लोग करते थे, ये उन सब वहाँ की साइटें हैं, ये पूरे दिए हुए हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन। इसका अंत कैसे हुआ? द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। Many have based statement on this specific point. Here are some of the famous statement. कई लोगों ने इस विशिष्ट बिंदु पर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध बयान दिए गए हैं। कई लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बाढ़ का कारण बना, जो कि इसकी वजह से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। जलवायु परिवर्तन हुए, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। कई लोग कहते हैं कि ये युद्ध के कारण से खत्म हुई। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मार्शल एसआर राव मिक्की, इनका कहना है कि नियमित बाढ़ ने इन लोगों को नष्ट कर दिया। ऑरेल स्टेन एन घोष, इनका कहना है ड्राफ्ट जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का सूखना सिंधु घाटी सभ्यता का अंत का कारण बना। केवीआर कैनेडी, इनका कहना है कि भूकंप और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, इन लोगों का अलग अलग आइडियोलॉजी है। कई लोग कहते हैं बाढ़ का कारण बना, कई लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं है कि कैसे अंत हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। कई लोग, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। हमारी आज की क्लास को हम विराम देते हैं, एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।